प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम जो कविता पाठ करेंगे वो स्वतंत्रता संग्रामी बहुत ही ऊंचे दर्जे के थे। ऊंचे दर्जे की उनकी कुर्बानी थी, ऊंचे दर्जे का उनका साहस भरा कार्य था। इन्होंने, ये रहने वाले बंगाल के थे, लेकिन इन्होंने बम बनाना, बम फोड़ने, इसमें तो इनकी जैसे कहते हैं इनको महारत प्राप्त था। इनको बहुत बड़ा कौशल प्राप्त था, महारत प्राप्त था, एक्सपर्ट थे। इसके ये समझ लो कि जैसे कोई परमात्मा ने भेजा ही इनको इसलिए था, बम बनाना, बम को फोड़ना। जो इनके साथियों ने देखा कि ये मानसिक तौर से भी ये आज़ादी के संघर्ष में काम करने को तैयार है और दूसरा बम बनाने और बम फोड़ने में एक्सपर्ट है, तो इन्होंने उनको ड्यूटी लगाई। और एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनका नाम था मजिस्ट्रेट फोर्ड, किंग्स फोर्ड, और मुजफ्फरपुर बिहार में मजिस्ट्रेट थे। तो वहाँ इनकी ड्यूटी लगाई गई। किनकी? जो हम आज पाठ कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्रामी खुदीराम बोस। तो ये किंग्स फोर्ड नामक मजिस्ट्रेट को मुजफ्फरपुर में जब उनकी बग्गी अदालत जा रही होगी, या तो आती बारी या जाती बारी, उस पर बम फेंकना और उसको मार देना। इनको एक साथी मिला और साथी का नाम था, वो भी पहुँचे हुए थे, प्रफुल्ल चाकी। अगर हम इतिहास पढ़ के देखें और उन लोगों के इतिहास को पढ़ के देखें जिनका नाम तो कहीं लिखा बस नाम मात्र ही है, पर जिनके काम बहुत बड़े थे, तो उनमें से अगर खुदीराम बोस थे, तो खुदीराम के बोस को जो साथी दिया गया किंग्स फोर्ड मजिस्ट्रेट पर बम फेंकने के लिए, उनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी भी बहुत बड़े वो थे। इन दोनों ने मिलकर के पहले तो उस मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर जाके उस मजिस्ट्रेट का पूरा दिनचर्या देखा कि भाई किस टाइम फेंका जाए बम, कहाँ फेंका जाए जिससे कि काम सही निकले। तो इन्होंने उसकी पूरी दिनचर्या का चार्ट बनाया। चार्ट बना के वो बुग्गी में बैठ के जाते थे, 6 घोड़ों की बुग्गी में बैठ के जब वो अदालत जा रहे थे, उस समय इन्होंने बम फेंका। बम बिल्कुल ठीक निशाने पर गया, घोड़े भी मर गए और बग्गी भी चित्थड़ हो गई। लेकिन उसका तकदीर था मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड का, वो बच गया। और बुरा तकदीर था खुदीराम बोस का कि ये पकड़ा गया और उसको फांसी हो गई। इसके मेरे मित्रों, जो हम कविता पाठ कर रहे हैं खुदीराम बोस, इसके मेरे पास में 14 पद हैं। ये पद मैंने, ये जो खुदीराम बोस नामक कविता है, ये मेरे मित्रों मैंने जून जुलाई 2014 में लिखी थी, 14-15 में। और ये कविता पाठ जो छप के तैयार हुआ है, ये 2016 में। ये रहा मेरे विचारों की कविता मैं गीतमाला भाग 3। अब मैं आपके सामने, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं ये पढ़ रहा हूँ। भारत देश, जिसमें देखो 3 भाग बनाए इसमें। एक भाग ये बनाया कवि ने कि कभी भी मर्दमशुमारी करा लो इंडिया में, उन दिनों में भी करोड़ों में निकलेंगे। जैसे आज भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इजराइल की सारी मिला के 90 लाख रुपये, 90 लाख वहाँ की आबादी है और हमारी 1 अरब 35 करोड़ के करीब है। और जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय तकरीबन 28-29 करोड़ थी। और मेरे को याद है 1960 के दशक में, 70 तक हम यही सुनते और कहते थे कि हमारी आबादी 31 करोड़ है, जो आज 1 अरब 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक है। तो पहले 3-4 पदों में कवि ये कह रहा है कि आप जब भी मर्दमशुमारी कराई, तो मर्दमशुमारी में हमारी संख्या तो अत्यधिक मिली, लेकिन अगर उनकी मर्दमशुमारी कराई कि उन असंख्य करोड़ों लोगों में से, भारतवासियों में से लड़ाई में भाग कितने लेते थे, तो वो ये कह रहा बहुत गिने चुने लोग थे, ये कह रहा है। तो कहता है, भारत देश मर्दमशुमारी के पैमाने में, भारत देश मर्दमशुमारी के पैमाने में सर्वथा रहा है समान विशाल समुद्रों के असीम दायरे में। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। 1 अरब 35 करोड़ के नभ समान ऊंचे पैमाने में, आज भी वैसा ही है। 1 अरब 35 करोड़ के नभ समान ऊंचे पैमाने में। ऐसा ही था गुलामी के दौर, ऐसा ही था गुलामी के दौर कि 19वीं व 20वीं शताब्दी में हैं, पर शून्य मात्र था जनमानस लड़ाई के मैदान में, पर शून्य मात्र था जनमानस लड़ाई के मैदान में। दूसरा, नहीं रहा है तो इस संबंध, नहीं रहा है
नहीं रहा है तो इस समंदर का एक साथ जोशीले आवाज में गर्जना, गुलामी की परिधियों में न रहने का निश्चय कर लेना, गुलामी की परिधियों में न रहने का निश्चय कर लेना, शहंशाह एवं उपनिषेध वादकों के खिलाफ तोप के गोलों की तरह एक आवाज में बरस जाना, वह 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 संग्रामी संग्रामी वह आज़ादी के संग्राम में सभी को जो अरबों करोड़ों में सभी का एक साथ कूद जाना, ये नहीं रहा कभी भी। आगे तीसरा, बहुतायत जनमानस ने चुपचाप रहकर, बहुतायत जनमानस ने चुपचाप रहकर, बहुतायत जनमानस ने चुपचाप रहकर निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? बहुतायत जनमानस ने चुपचाप रहकर निर्णय लिया, मुझे क्या वास्ता। बहुतायत जनमानस ने रहकर निर्णय लिया, मुझे क्या वास्ता। अधिकतर ने चुना सुरक्षित मुंह बंद कर रहने का रास्ता। तभी तो 7वीं सदी से 1947 तक, तभी तो 7वीं सदी से 1947 तक लंबा सफर तय किया प्रस्त रहकर हैं, क्योंकि हावी था प्रत्येक व्यक्ति पर पराधीन रहने की आस्था, गुलामी की आस्था, निर्बल व हीन बने रहने की आस्था। इन्हीं परिस्थितियों में अब कह रहा, जब ये 3 पदों में बताया क्या हालत थी हमारी, कि करोड़ों में थे और कोई लड़ने को तैयार नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में यो जो है, इन्हीं परिस्थितियों में अवश्य जन्म में कुछ गुलाम भारत माता की कोख से बलिदानी स्वाभिमानी। इन्हीं परिस्थितियों में अवश्य जन्म में कुछ भारत माता की कोख से बलिदानी स्वाभिमानी, जो थे चाहे इक्के दुक्के कभी यहाँ कभी वहाँ, पर जोश जुनून था खोलने वाला कभी यहाँ कभी वहाँ। आओ इन्हीं आज़ादी के दीवानों की आज तो मर्दमशुमारी कर ले। क्या बात कही है। पहली मर्दमशुमारी की तो करोड़ों जनसंख्या मिली, लड़ाई में एक भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी कह रहा कहीं कहीं चिंगारी फूटती थी, तो कहता उन्हीं की मर्दमशुमारी कर लेते हैं। आओ इन आज़ादी के दीवानों की आज तो मर्दमशुमारी कर लें, जिन्होंने अपनी गगनचुंबी रातों से लगातार दहाड़ लगाई थी, उन्हें याद तो कर लें जिन्होंने जवानी व जान गुलामी से निजात खातिर ही गंवाई थी, उनका सिमरन तो कर लें जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की ताकत आओ उनका बहुत बढ़िया शब्द लिखे कवि ने, उनका सगुना आओ आज उनका सिमरन तो कर लें जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की ताकत, जो ताकत जी भर के कारावास व फांसी के तख्ते पर आजमाई थी, जिन्होंने उनका सिमरन तो कर लें जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की ताकत जी भर के कारावास व फांसी के तख्ते तक आजमाई थी। इन्हीं में से एक था तूफानी बागी, इन्हीं में से एक था तूफानी बागी जिसे कहते हैं खुदीराम बोस, बंगाली वासी, गुलाम भारत निमित्त फांसी खाकर न्यौछावर होने वाला सबसे कम उम्र का जनपद मेदिनीपुर वासी, मेदिनीपुर जिले का था बंगाल में। यह मात्र 16 वर्ष का बालक था। कौन? खुदीराम बोस। कवि कहता है यह मात्र 16 वर्ष का बालक था, पर पूर्णतः तटस्थ निजी निर्णय लेने में, पर पूर्णतः था तटस्थ निजी निर्णय लेने में आग के गोले की तरह दहक उठता था, जलते बारूद समकक्ष स्वाधीनता के भावों से ओत-प्रोत हो गरज उठता था, दहाड़ उठता था। निरंतर किया भगवत गीता का पाठ। अब इसे ये कह रहा नेक्स्ट में कि इसको कहाँ से प्रेरणा मिली। इसको प्रेरणा मिली सबसे पहले अपनी माँ से, भाई बहुत ग्रेट लेडी थी, उसका नाम था लक्ष्मी प्रिया। दूसरा इनको पिला, इन्होंने गीता डिटेल में पढ़ी तो गीता से इनको मिली। और तीसरा इन्होंने अपने वहाँ मेदिनीपुर में इन्होंने एक संस्था ज्वाइन कर ली थी जिसका नाम था जुगांतर। युगांतर को बंगाली में बोलेंगे जुगांतर और गठबंधन, जुगांतर गठबंधन इन्होंने ज्वाइन कर लिया। माँ से लक्ष्मी प्रिया से इन्होंने प्रेरणा ली और गीता से प्रेरणा ली, और इन तीनों से प्रेरणा लेके कूद पड़े उसमें। तो आप क्या करें, मात्र 16 वर्ष का था, पर पूर्णतः तटस्थ निजी निर्णय लेने में आग की गोली की तरह दहक उठा, जलते बारूद समकक्ष स्वाधीनता के भावों से ओतप्रोत
गरज था दाज उठा। निरंतर किया भगवत गीता का पठन, यह जानते हुए भी कि गदर का रास्ता है कठिन, वह निरा है अंधियारा, फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य को कुचल देने का इरादा बना लिया। स्वतंत्रता सेनानी बन एक अति दुर्गम रास्ते को खुदीराम बोस ने अपना जीवन आदर्श बना लिया। सन 1905 का करजन का लॉर्ड कर्जन ने जो विभाजन कर दिया था बंगाल का, और वही कारण बना जो आज बांग्लादेश बन गया है। अगर 1905 में कर्जन ने विभाजन नहीं किया होता तो इतना आसान नहीं था बांग्लादेश पाकिस्तान का बनना। सन 1905 का कर्जन का दमनकारी बंगाल विभाजन बना प्रेरणा स्रोत, चौथा प्रेरणा स्रोत ये बना। सन 1905 का कर्जन का दमनकारी बंगाल विभाजन बना प्रेरणा स्रोत। खुदीराम बोस ने संगत ली बागी जुगांतर संगठन से होकर ओतप्रोत माँ लक्ष्मी प्रिया का सद्भाव सद्गुणों से भरपूर चरित्र सिद्ध हुआ दूजा असरदार स्रोत। अपने पवित्र उद्देश्य पूर्ति हेतु 10वां, अपने पवित्र उद्देश्य पूर्ति हेतु खुदीराम ने बम फोड़ना अपना धंधा व ध्येय बना लिया। पुलिस स्टेशन, पुलिस परिसरों समीप व पुलिस अफसरों को बम विस्फोटों से अपना निशाना बनाना सीख लिया। इसी सिलसिले के प्रकरण में खुदीराम बोस को बिहार के मुजफ्फरपुर भेजा गया। प्रफुल्ल चाकी को सशक्त सहकर्मी साथी बनाया गया। किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट को खत्म करने का जिम्मा ठहराया गया। 3 और पद रहते हैं। अब 12वां, खुदीराम बोस ने बखूबी इसी हेतु योजना का जाल बिछा दिया। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का चार्ट तैयार कर लिया। मुकम्मल चार्ट तैयार कर लिया। सफल बम ब्लास्ट कर मजिस्ट्रेट की बुग्गी को चिथड़े कर दिया, पर अपने कर्मों से किंग्सफोर्ड बच गया। प्रयोजन विफल हुआ। खुदीराम फांसी के तख्ते पर लटक गया। अगर अंतिम 2, अब कवि क्या कह रहा, मर गया वो तो फांसी पर हो गया, मर क्या गया, मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ। माँ भारत माता की आज़ादी के दहलीज पर उस शहीद हो गया। अगर आज़ाद भारत के वर्तमान नौजवानों, अब आपको कह रहा है, हमारी तो उम्र हुई, आपको कह रहा है, और अगर ये आप करेंगे तो ये अच्छा होगा। हमारे सामने एग्जाम्पल है साउथ कोरिया की या जापान की। वहाँ का एक एक बच्चा देश के प्रति समर्पित है। कैसे? ये नहीं भावों से वो काम भी करते हैं। अगर हम भी ऐसे, जब हमारा बच्चा 7-8 साल का हो, उसी समय हम कोई उसको किसी पढ़ने के अलावा उसको दूसरे कार्यों में लगा दें, अच्छी शिक्षा दें, तो भारतवर्ष में 10 साल में यहाँ की जनरेशन बदल जाएगी, यहाँ का माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल ये माहौल निकल जाएगा कि सरकारी नौकरी दे, सरकारी तनख्वाह दे, सरकारी सब्सिडी दे हैं, और सरकारी इनाम दे, और वोट जब दें तो वोट के लिए फिर तो आपको पता जो कुछ होता है। और मेरी जिम्मेवारी उसके लिए कुछ नहीं है देश के प्रति, और देश की और सरकार की हर जिम्मेवारी मेरे प्रति है, मेरे परिवार के प्रति, मेरे घर के प्रति, मेरी रसोई तक के भी प्रति, और मेरे बच्चों तक, बेटी के शादी तक भी प्रति सरकार की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। लेकिन हमें इस बात से परे हटना होगा। वो तब होगा जब हम, जो कवि अब कह रहा है क्या, अगर आज़ाद भारत के वर्तमान नौजवानों देश निमित्त समर्पण भावना से ओतप्रोत करना है, अगर आज़ाद भारत के नौजवानों को देश निमित्त समर्पण भावना से ओतप्रोत करना है, भारत के भविष्य को सुनिश्चित करना है, तो लाजमी है खुदीराम बोस की कुर्बानी को हर समय याद रखना है। और ये कभी कह रहा है उसकी को करना है, लेकिन इसका कहने का मतलब है जिन जिन्होंने कुर्बानी दी उन सभी को याद करना। अंतिम एक, हमें आज खुदीराम बोस की ही नहीं, अन्य वीर जो इतिहास के अंधेरों में गुमशुदा हैं, उन्हें इतिहास में पुनर्जीवित करना होगा। खुदीराम बोस जैसे भारत निमित्त शहीदों की तालिका बनानी चाहिए, उनके बलिदान को समझना होगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में उनकी कुर्बानी का खोलकर बखान करना होगा। भारत के आज़ादी संघर्ष की क्या नभस थी,
भारत के आज़ादी संघर्ष की नब्ज़ क्या थी, क्या नब्ज़ थी, उसे महसूस करना होगा, उसे समझना होगा। तभी जो लाचारी है, बीमारी है, क्या लाचारी और बीमारी है कि देश के प्रति हर बंदा बिल्कुल असंवेदनशील है। और जिम्मेवारी क्या है कि सरकार की जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस बीमारी से अगर दूर रहना है तो तब कह रहा है भारत के आज़ादी संघर्ष की क्या नब्ज़ थी, उसको महसूस करना होगा, उसे पूर्णतया समझना होगा। धन्यवाद।